हेलो एवरीवन, हमारे सामने केस आया था और ये केस काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ चुका है क्योंकि इस पे पूरी पॉलिटिक्स जो है वो आ चुकी है और अखबार में रोज़ इसके बारे में कटिंग आई है। आज हर अखबार में लगभग कटिंग है इसके बारे में, जहाँ पे ये बताया गया है कि ये एक इलाहाबाद हाई कोर्ट जज साहब का फैसला है और इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि एक बच्ची थी, वो अपनी माँ के संग कहीं जा रही थी और दो लड़कों ने बाइक से लड़की को जो है अपने ऊपर साथ बिठाया अपने पास और उसकी माँ की मंजूरी से ही बिठाया और वो आगे उसको लेके गए और वहाँ उसके संग जो है वो छेड़खानी करी और उसके ब्रेस्ट को प्रेस किया और उसके जो पजामे के स्ट्रिंग्स हैं उसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करी। और इसके बाद उनको जो है वो निचली अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने जो है वो समन इशू कर दिया 376 के अंतर्गत, 376 धारा 18 ऑफ पॉक्सो, जो बात कर रही है कुल मिला के अटेम्प्टेड रेप के ऊपर। इसके बाद वो लोग चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने इस ऑर्डर में परिवर्तन कर दिया, मॉडिफाई कर दिया और उसको एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना। अब हम इस केस को पूरी तरह समझते हैं कि इसमें वाकई क्या सही पॉलिटिक्स है, क्या गलत पॉलिटिक्स है और जजमेंट में क्या है। इस पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको सज़ा हो जानी चाहिए, सज़ा मौत हो जानी चाहिए, ये रेप है, ये अटेम्प्टेड रेप है। हम इसके बारे में कानून क्या है ये समझते हैं और इस जजमेंट में वाकई क्या लिखा गया है ये देखा जाता है। अब देखिए, क्रिमिनल रिवीजन है जो हाई कोर्ट में आया है। 3 लोगों ने इस रिवीजन को डाला है, आकाश, पवन और अशोक। आकाश और पवन के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने लड़की के संग जो है वो अटेम्प्टेड रेप किया है और समन किया गया उनको 376/18 पॉक्सो के अंदर। और अशोक पवन के पिता हैं जिन्होंने उस लड़की की मां को धमकी दी है कि वो उसे मार देंगे। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट है जिसने इस पूरे मामले को शुरू किया है वो लड़की की मां है जिनका नाम है आशा देवी और उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि 10/11/2021 को शाम 5 बजे जब वो अपनी बहन के घर से आ रही थी अपनी बच्ची के साथ, तो ये 2 लड़के जो हैं आकाश और पवन मोटरसाइकिल पे मिले। ये उन्हीं के गांव के लड़के थे और इसीलिए उन्होंने उस अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया। उन लड़कों ने कहा कि हम इनको घर छोड़ देंगे, बच्ची को आप परेशान ना होइए। इन्होंने भैया साथ जाने दिया। बाद में लड़कों ने जो है उस लड़की को जो है वो कहीं घसीटा और उसके ब्रेस्ट को प्रेस किया और उसके पजामे के स्ट्रिंग्स को ओपन करने की कोशिश करी। ये पूरा मामला है और ये जो पूरा मामला निकल के आया है ये 156(3) से निकल के आया है, क्योंकि पहले इसकी मां ने बताया कि हमने जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद हमको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ी जिसको कंप्लेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब हमें ये देखना है कि इस मामले में गवाह कौन है। इस मामले में 2 गवाह जो बेसिकली हैं वो है सतीश और भूरे, जो ट्रैक्टर से निकल रहे थे जहां से वो लड़के जो है बदतमीजी कर रहे थे लड़की के साथ और उन्होंने उसको जो है रोकने की कोशिश करी। पर इन 2 अपराधियों ने जो है, ये जो आरोपी थे, इन्होंने एक देसी कट्टा निकाला जैसे कि फैक्ट्स हैं और उसको धमकाया और वो लोग चले गए। अब उसके बाद ये जो एप्लीकेंट है, ये जो आशा है, इसकी माँ है, ये उसके बाद गए पुलिस थाने और पुलिस थाने में उन्होंने कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया, जैसा फैक्ट्स में लिखा है हाई कोर्ट के जजमेंट में। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो फिर उसकी माँ ने जो है वो एक कंप्लेंट दाखिल करी और उसको कंप्लेंट मतलब एप्लीकेशन को कंप्लेंट की तरह ट्रीट कर लिया गया और उसके बाद 200 और 202 की कार्रवाई की गई ऑफ सीआरपीसी। इसका बेसिक मतलब होता है इंक्वायरी और 202 का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंक्वायरी, जहाँ पे जो कंप्लेनेंट है उसको सुना जाता है और जो गवाह हैं सारे उनको सुना जाता है, जिन गवाहों ने इसको देखा है। क्योंकि अब ये पुलिस तो देख नहीं रही है, अभी डायरेक्ट कोर्ट देख रहा है, तो कोर्ट इसमें अपनी तरफ से एक इंक्वायरी करता है कि वाकई मामले में दम है कि नहीं है। और 200 और 202 की कार्रवाई के बाद अगर मामला नहीं बनता वो दिखता तो 203 के अंदर डिसमिसल, वरना 204 के अंदर समन। और यहाँ पे हो गया 3 व्यक्तियों के खिलाफ समन। आकाश और पवन के ऊपर समन हो गया 376/18 पॉक्सो और अशोक जो पवन के पिता हैं उनके ऊपर हो गया 504/506। अब ये मामला पहुंच गया है उन 3 व्यक्तियों थ्रू हाई कोर्ट के अंदर कि हमारे इस समन को गलत तरीके से डाला गया, ये समन को उड़ा दिया जाए। अब ये जो रिविजनिस्ट हैं, जो रिवीजन के थ्रू कोर्ट में हाई कोर्ट में आए हैं, 3 जो लोग हैं आकाश, पवन और अशोक, इन्होंने बेसिकली क्या बताया कि भैया हम तीनों घुमा फिरा के एक परिवार के लोग हैं और ये पूरी स्टोरी फैब्रिकेटेड लग रही है इस सेंस में कि भैया एक ही परिवार के सब लोगों को डाल दिया गया। फिर उन्होंने ये बताया कि जो एक आकाश है जो आरोपी है इसमें जिसने छेड़खानी की थी, वो उसकी जो माँ है वो है रंजना और रंजना ने कुछ वक्त पहले 4 लोगों के खिलाफ मोलेस्टेशन के आरोप लगाए थे जिसमें चार्जशीट भी हो चुकी है। और इसमें इन 4 व्यक्तियों में एक है सुखवीर जो उस लड़की का अंकल है जिस बच्ची के संग छेड़खानी की बात की जा रही है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा काउंटर ब्लास्ट है। काउंटर ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ से तीर आई, यहाँ से तीर आई, आपस में तीर लड़ी, दोनों ध्वस्त। तो यानी कि अपने मुकदमे को खत्म करने के लिए दूसरा हमने मुकदमा कर दिया ताकि सामने से जो है वो क्लियर हो जाए पूरा मामला।
और उन्होंने ये बताया कि भाई अगर उसकी माँ को डाउट था कि हम लोग ऐसे बुरे लोग हैं तो वो अपनी बच्ची को हमारे साथ बेचती ही क्यों। ये सब उन्होंने अपनी जो है वो बातें कही हैं। और उन्होंने कहा है कि चलिए मान भी लीजिए कि सारे फैक्ट ठीक है जैसा ये कह रही हैं, तो भी 376 नहीं बनता, तो भी बनता है सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट 354 और 354B, और इसके साथ साथ पॉक्सो की जो धारा बनती है वो, ना कि 376 या उसका अटेम्प्ट। साथ में उन्होंने ये बात भी और बोली कि किसी ने भी हम पे अभी तक रेप का आरोप नहीं लगाया है। ये जज साहब ने जो है, जो ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने हमको समन इशू कर दिया है, पर ना उसकी मां ने ना विक्टिम ने हम पे रेप या इस तरह की बात की है। और साथ ही उन्होंने जो प्रेयर की है वो क्या की है कि समन को सेट असाइड कर दिया जाए, इस समन को उड़ाया दिया जाए और उनसे कहा जाए जज साहब से कि एक फ्रेश फैसला दीजिए। और साथ ही हम अपनी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी डालने जा रहे हैं कि हम पे कोई चार्ज ही ना बने, हम डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि हम क्लीन चिट हो जाए। अब जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जो सरकार पक्ष है, जो विक्टिम पक्ष है, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जब जज साहब जिनकी ये बात कर रहे हैं, जिन्होंने समन इशू किया है, वो कोई ट्रायल थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अभी सिर्फ समन इशू कर रहे हैं। और समन में मिनी ट्रायल नहीं किया जाता, समन में प्राइमा फेसी प्रत्यक्षदर्शी मामला क्या बन रहा है ये देखा जाता है। अब देखिए ये कैसा मामला बन रहा है, ये मामला बन रहा है कि दो लड़के उस बच्ची को लेके जाते हैं और फिर उसके हाथ पकड़ते हैं, उसके ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं और उसकी स्ट्रिंग्स खोलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब वो रेप करने की कोशिश कर रहे हैं और रुक गए, इसलिए लोगों ने भीड़ आ गई और वो रुक गए, तो अटेम्प्टेड रेप हो गया ये। तो कुल मिला के उनका ये कहना था कि ट्रायल थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम आरोप लगा रहे हैं, अभी ट्रायल चलेगा, जो फैसला होगा देखा जाएगा। अब हमारे सामने कुछ धाराएं जो जरूरी हैं। पहली धारा 18 पॉक्सो की जो बात कर रही है कि पॉक्सो में किसी भी अपराध का अटेम्प्ट अगर हुआ है तो वो धारा 18 उसके ऑब्लिक लगा दी जाएगी। अब हमें 3-4 टर्म्स को समझना है पहले, जिसके बाद हम पूरी बात समझ सकते हैं। अब ये टर्म क्या है? पहला टर्म है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तीसरा है सेक्सुअल असॉल्ट, चौथा है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और फिर रेप। ये 5 टर्म हैं। देखिए, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ पेनिट्रेटिव वाला और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये जो 3 टर्म हैं, यानी कि रेप, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये तीनों असल में रेप है। 18 साल से ऊपर हुआ तो रेप का नाम उसका हो गया। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर 18 से लेकर 12 साल तक की बच्ची है तब उसके मामले में हो गया, और 12 साल से नीचे की कोई बच्ची है या कोई खास सर्कमस्टेंसेस है तो उसका नाम हो गया एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। यानी कि पेनिट्रेटिव वर्ड अगर आ गया तो ये समझ लीजिए रेप की कैटेगरी में फिट हो गया और सजा उसमें एग्रीवेटेड वाले में बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है। और इन सब में लगभग सजा उम्र कैद और यही सब की है, इससे कम कुछ नहीं है। अब सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, जिसमें पेनिट्रेटिव वर्ड नहीं आता, जैसे कि ब्रेस्ट को टच कर लेना, कपड़े उतारने की कोशिश करना या फिर इस तरह से छेड़खानी करना जबरदस्ती वाली, ये आ जाता है सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसी में अगर 12 साल से नीचे की बच्ची हो गई तो एग्रीवेटेड हो गया, या इसमें और कुछ खास चीज़ें आ गई, जैसे कि पुलिस थाने में हो रहा है, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में हो रहा है, जैसे कि किसी प्रेग्नेंट बच्ची के साथ हो रहा है, मतलब कुछ खास सर्कमस्टेंसेस में वो सेक्सुअल असॉल्ट, छेड़खानी वाला, ज़बरदस्ती वाला, वो एग्रीवेटेड बन जाता है, जिसमें सज़ा बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना है। तो पहले जो इन पे आरोप लगा है वो लगा है अटेम्प्टेड रेप, यानी कि एक तरह से अटेम्प्टेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इनके ऊपर जो चेंजेस कर दिए गए वो है सेक्सुअल असॉल्ट एग्रीवेटेड वाले, ये ध्यान रखना है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया है? कोर्ट ने बेसिकली ये किया है, उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे मामले को देखते हुए हमको ये प्रतीत नहीं हो रहा है, वी कैनॉट ड्रॉ एन इन्फ्रेंस कि यहाँ पे सफिशिएंट टू ड्रॉ रेप है। ये पैरा 21 में कोर्ट ने कहा है कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो ऐसे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आकाश पे आरोप लगा है ड्रैगिंग का, कि उसने लड़की को खींचा और उसके स्ट्रिंग्स को तोड़ा पजामे के, इतना आरोप उसके ऊपर है। जो अब हमें ध्यान रखना है कि जज साहब ने इसमें खास बात क्या की है, उन्होंने केवल उस मामले में समन को खारिज नहीं किया है, उन्होंने समन में जो है वो धाराओं को बदल दिया है कि अब आप इन धाराओं में समन करिए। यानी कि जज साहब ये समझ गए हैं कि इन धाराओं को तो अपराध बनता हुआ साफ दिख रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि उन्होंने रेप से बचा लिया। असल में उन्होंने इसको जो है इस मामले में एक तरह से ट्रायल कोर्ट को ये बाउंड कर दिया कि आप उनको इस सख्त धारा के अंदर जो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, जिसकी सजा 3 से 7 वर्ष, 5 से 7 वर्ष भी है, उसके अंदर इनको डाल दिया गया। यानी कि कल को जब ये अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे कि हमने रेप नहीं किया या हमने ये नहीं किया, तो फिर ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ये बीच में आ जाएगा। वो ये कहेगा कि कोर्ट
हाईकोर्ट भी ये मानती है कि आपने प्राइमा फेसी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किया है जिसकी सज़ा 5 to 7 ईयर्स है। तो आप ये समझिए कि जैसे आप कोर्ट में मान लीजिए गए कि हमने भैया डाका नहीं डाला, तो कोर्ट कहेगी ठीक है, लग रहा है कि डाका आपने नहीं डाला, इनको चोरी के अपराधों के अंदर ट्रायल चलाया जाए। तो अब आप ये कहने लायक बचे ही नहीं कि मैंने चोरी नहीं की, ये आप समझिए। तो आपने 10 रुपए की चोरी नहीं की, आप पता करने गए तो कोर्ट ने कहा इन पे 5 रुपए वाली चोरी का आरोप के ऊपर ट्रायल चला दिया जाए। तो 5 रुपए की चोरी वाली बात तो एक तरह से सर्टेन हो गई ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो असल में वो रेप से तो जो बच्चे कमी के कारण और सर्कमस्टेंसेस के कारण, और क्योंकि वो असल में एक प्रिपरेशन के रूप में थे, वो असल में थे ही नहीं अटेम्प्ट की क्राइटेरिया में फिट होते हुए, क्योंकि इन्होंने जो जजमेंट कोट किया है हाई कोर्ट ने, वो ब्रिलियंट जजमेंट है, जस्टिस पैटरसन का जजमेंट है, जहां पे ये बताया गया कि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच में फ़र्क क्या है। जब कोई अपराध होता है जैसे कि रेप, तो रेप फेल हो जाने का मतलब है अटेम्प्ट। जैसे कि आपने गोली चलाई और गोली कान के बगल से निकल गई, या बंदूक आखिरी टाइम पे एकदम अटक गई, तो यह है अटेम्प्टेड मर्डर। मतलब बंदूक चलाई तो कम से कम, या हमने कोशिश तो करी कि बंदूक चल जाए या कान के बगल से गोली निकल गई, तो ये अटेम्प्ट। अब हमने जेब में बंदूक अभी है, अभी हाथ लगाया नहीं हुआ, कि आप उसको अटेम्प्टेड मर्डर थोड़ी मान सकते हैं, क्योंकि कमीशन का फेलियर ही अटेम्प्ट होता है। थैंक यू एवरीवन।